90 का दशक ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए रोमांचक समय था। नई प्रौद्योगिकियां, भविष्यवादी डिजाइन और नवाचारी अवधारणाएं दशक को परिभाषित करती थीं। फिर भी इस युग की हर कार सफल नहीं थी। कुछ मॉडल सच्ची आपदाओं में बदल गए, चाहे वह संदिग्ध डिजाइन हो, निराशाजनक प्रदर्शन हो या यहाँ तक कि गंभीर तकनीकी खामियां। इस सूची में हम 90 के दशक की 13 सबसे खराब कारों को देखते हैं, शर्मनाक स्पोर्ट्स कार फ्लॉप से एस आईना साइंस असफल मिनीवैन तक। नंबर 13, पोंटियाक ट्रांसस्पोर्ट। जीएम ने शुरुआती 90 के दशक के मिनीवैन्स के साथ एक भविष्यवादी डिजाइन पेश करने की कोशिश की, लेकिन यह बुरी तरह से विफल रहा। पोंटियाक ट्रांसस्पोर्ट शेवरले ल्यूमिना एपीवी और ओल्ड्समोबाइल सिलहूट के साथ हैंड समदी ची जीनडेट्साई। यह इतना असामान्य दिखता था कि इसे जल्दी ही डस्ट बस्टर का नाम मिला, क्योंकि यह एक विशालकाय हाथ में पकड़ने वाले वैक्यूम क्लीनर जैसा दिखता था। लेकिन अजीब डिजाइन ही एकमात्र समस्या नहीं थी। सिर्फ 120 हॉर्स पावर के साथ वैन पूरी तरह से कमजोर था और प्रतिस्पर्धा, विशेष रूप से क्रिसलर द्वारा आसानी से ओवरटेक किया गया। सड़क पर साथ ही बिक्री के आंकड़ों में नंबर 12, टोयोटा प्रीविया। जापानी निर्माताओं ने अक्सर ऑटोमोबाइल दुनिया में क्रांति की है, लेकिन मिनी वैन शायद उनकी ताकत नहीं थी। टोयोटा ने प्रीविया के साथ क्रिसलर को टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन यह अवधारणा सफल नहीं हुई। वैन की अजीबोगरीब अंडाकार शरीर के कारण कई संभावित खरीदार इससे दूर हो गए। इससे भी बुरा था इसका इंजन। जबकि क्राइसलर मिनी वैन मजबूत V6 इंजन के साथ चल रहे थे, प्रीविया को थकाऊ 4 सिलेंडर इंजन से काम चलाना पड़ा। परिणाम, एक धीमी गति से बढ़ती रफ्तार, 60 मील प्रति घंटे तक पहुंचने में 13 सेकंड। इसे कौन चलाना चाहता था? शायद ही कोई। 11 नंबर, फोर्ड एस्पायर। फोर्ड एस्पायर सफल फेस्टिवा के लिए एक आधुनिक विकल्प बनना चाहिए था, लेकिन परिणाम निराशाजनक था। स्टीयरिंग ढीली थी, चलने का व्यवहार अस्थिर था और डिजाइन किसी खिलौना कार जैसा था, न कि एक असली वाहन जैसा। कई संभावित खरीदारों ने एक छोटी टेस्ट ड्राइव के बाद बेहतर विकल्पों या सीधे बस के लिए निर्णय लिया। नंबर 10, सैटर्न एस सीरीज। जीएम द्वारा सैटर्न को एक स्वतंत्र ब्रांड के रूप में लॉन्च किया गया था ताकि यह विश्वसनीय जापानी वाहनों से मुकाबला कर सके। लेकिन एस सीरीज, जो 1991 में बाजार में आई, किसी भी तरह से क्रांतिकारी नहीं थी। इंजन विशेष रूप से सैटर्न के लिए विकसित किए गए थे, लेकिन ड्राइविंग अनुभव जीएम के लिए सामान्य था। संसा कठोर और पूरी तरह से उबाऊ। निर्माण की गुणवत्ता अन्य जीएम मॉडलों से बेहतर थी, लेकिन होंडा या टोयोटा से अब भी बहुत दूर थी। विशेष रूप से निराशाजनक यह था कि प्लास्टिक का कड़ीरे ढांचा वास्तव में आसान फेसलिफ्ट्स के लिए सोचा गया था, लेकिन जीएम के पास अपडेट्स के लिए पैसा नहीं था। इस प्रकार एस सीरीज एक और असफल प्रयोग बनी रही, जिसने जीएम को अरबों का खर्च उठाया। नंबर 9, हमर H1। जब खाड़ी युद्ध समाप्त हुआ तो कई अमेरिकन सेना का वाहन सड़क के लिए चाहते थे और ईएम जनरल ने हमर H1 पेश किया, लेकिन जल्द ही स्पष्ट हो गया कि जो युद्ध में उपयोगी था वह रोजमर्रा की जिंदगी में कम मायने रखता था। H1 विशाल था, लेकिन अंदर बहुत कम जगह थी, क्योंकि इंजन ने बहुत अधिक स्थान लिया। इंजन की बात करें तो जीएम का मूल 6.2 लीटर डीजल जोरदार, कमजोर था और बहुत अधिक ईंधन खाता था। यहां तक कि बाद में लगाया गया शेवी V8 भी H1 को वास्तव में तेज नहीं बना सका। जीएम को बाद में एहसास हुआ कि एक अधिक नागरिक हिम्मत की जरूरत है और उसने बहुत अधिक सफल H2 को पेश किया। नंबर 8, निसान 200 SX। 90 के दशक की शुरुआत में निसान सेंट्रा ऐसी ही एक प्रसिद्ध कॉम्पैक्ट स्पोर्ट्स कार थी, हल्की, हाफिज-दीन साइडाचो, तेज और शानदार हैंडलिंग के साथ। लेकिन फिर 1995 में 200 SX आया और स्थिति को खराब कर दिया। कार भारी था, धीमा था और पहले की बेहतर रियर सस्पेंशन को एक सस्ती सस्पेंशन से बदल दिया गया। निसान ने आधुनिक डिजाइन से सफल होने की उम्मीद की थी, लेकिन अंत में एक ऐसा कार रह गया जिसे कोई नहीं चाहता था। पहले की खेल भावना खो गई थी और नाम SE पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। नंबर 7, BMW 318 Ti कॉम्पैक्ट। BMW ने 3 कॉम्पैक्ट के साथ युवा खरीदारों के लिए एक सस्ती विकल्प बनाने की कोशिश की, लेकिन यह प्रयास असफल रहा। गाड़ी एक आधी कटी हुई सेडान जैसी दिखती थी, जिसका पिछला हिस्सा अजीब तरह से कटा हुआ था। गाड़ी चलाना असुविधाजनक था, क्योंकि पीछे की सस्पेंशन आगे की सस्पेंशन के साथ मेल नहीं खाती थी। प्रदर्शन मध्यम था, डिजाइन अप्रिय था।
और केवल 4 वर्षों के बाद BMW ने यह पहचान लिया कि यह कार उनकी ब्रांड को नुकसान पहुंचा रही थी, बजाय की मदद कर रही थी। नंबर 6, होंडा ओडिसी। होंडा ने मिनी वैन बाजार में कदम रखने से पहले काफी समय लिया और यह सोचा जा सकता है कि उन्होंने टोयोटा और निसान की गलतियों से सीख ले सकते थे, लेकिन उल्टा हुआ। पहले ओडिसी में खिसकने वाले दरवाजों के बजाय साधारण दरवाजे थे, एक निर्णय जो बच्चों वाली परिवारों को नापसंद आया। इसके अलावा वैन उस समय आई जब क्राइसलर ने अपने मॉडल सुधार लिए थे। परिणाम, ओडिसी की बिक्री खराब रही। क्राइसलर वैन की तुलना में यह 25 गुना कम बिके और इसे इसूजू के नाम से भी बेचना पड़ा। ओनेटो को ओएसिस को आगे बेचा जाना चाहिए। यह दिखाता है कि कैसे गलत समय पर गाड़ी बाजार में लाई जाती है। नंबर 3। नंबर 5, सुजुकी X90। 25 से भी अधिक वर्षों बाद भी यह सवाल उठता है, सुजुकी X90 को आखिर बनाया ही क्यों गया था? यह अजीब प्राणी जो ऑफ-रोड वाहन और स्पोर्ट कूपे का मिश्रण था, एक असफल डिजाइन प्रयोग का परिणाम लग रहा था। सिर्फ 255 किलोग्राम के वजन के साथ, केवल 2 सीटों, कोई पिछली सीट नहीं और एक छोटे से बूट स्पेस के साथ यह न तो व्यावहारिक था और न ही आरामदायक। इसका भद्दा और अप्राकृतिक डिजाइन किसी कार्टून की कार की तरह लगता था, न कि एक असली वाहन की तरह। नीचे की कम ग्राउंड क्लियरेंस और संकीर्ण सड़क टायरों ने इसे गंभीर ऑफ-रोड एडवेंचर के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त बना दिया, जबकि यह शहर की कार के रूप में भी अप्रैक्टिकल था, व्यवहारिक और अक्षम था। इसके अलावा चलाने का अनुभव अस्पष्ट था और इंजन अपर्याप्त था, जो हर यात्रा को धैर्य की परीक्षा बना देता था। कोई आश्चर्य नहीं कि सुजुकी 3 वर्षों में केवल 7,000 ही बेच सका और X90 जल्दी भुला दिया गया। नंबर 4, मर्करी कैप्री। जब माज़दा ने MX-5 मियाटा के साथ एक बड़ी शर्त जीती तो फोर्ड ने मर्क्यूरी कैप्री के साथ उस सफलता का एक हिस्सा हासिल करना चाहा, लेकिन माज़दा की सफलता का नुस्खा अपनाने की बजाय फोर्ड ने एक बिल्कुल अलग योजना बनाई, जिसका परिणाम एक तबाही थी। कैप्री में फ्रंट व्हील ड्राइव था, एक बहुत ही छोटी पिछली सीट थी और उसे ऑस्ट्रेलिया में संदिग्ध गुणवत्ता के साथ निर्मित किया गया। डिजाइन प्रेरणादायक नहीं था, गाड़ी का संचालन सुस्त था और यह कार अजीब रूप से लिंकन मर्करी डीलरों के माध्यम से बेची गई, एक ब्रांड जो वास्तव में बुजुर्ग खरीदारों को आकर्षित करता था। कोई आश्चर्य नहीं कि कैप्री बिना किसी पहचान के गायब हो गया। नंबर 3, वॉक्सवैगन यूरोवान। वॉक्सवैगन ने कभी लीजेंडरी ट्रांसपोर्टर के साथ मिनीवैन ट्रेंड की शुरुआत की थी, लेकिन 90 के दशक का यूरोवैन दिखाता है कि VW यह नहीं समझ पाया कि खरीदार क्या चाहते हैं। यूरोवैन प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए बहुत बड़ा, बहुत भारी और बहुत धीमा था। जब क्रिसलर आकर्षक और व्यावहारिक मिनीवैन पेश कर रहा था, तब यूरोवैन अधिकतर एक परिवर्तित डिलीवरी वैन की तरह लग रहा था। 1 साल बाद VW ने इसकी बिक्री बंद कर दी। ब्रांड के लिए यह एक शर्मनाक विफलता थी। नंबर 2, फोर्ड एस्कॉर्ट। फोर्ड फेस्टिवा 8 के दशक में एक सम्मानजनक छोटी कार थी, इसलिए फोर्ड ने सोचा कि वे एस्पायर के साथ इसे आसानी से जारी रख सकते हैं। लेकिन नया मॉडल बड़ा, गोल, लोड साइज और चलाने में भयानक, स्टीयरिंग फूला हुआ और धीमा था, सवारी असुरक्षित और कार मोड़ों में खतरनाक रूप से झुकती थी। कई खरीदारों ने थोड़ी टेस्ट ड्राइव के बाद किसी अन्य मॉडल या सार्वजनिक परिवहन का चयन किया। एस्पायर इस बात का प्रमाण था कि नया मॉडल स्वचालित रूप से बेहतर नहीं होता। नंबर 8, एक युगो कैब्रियो। युगो पहले ही 80 के दशक में अब तक के सबसे खराब कारों में से एक के रूप में बदनाम था, लेकिन युगो कैब्रियो ने और भी बुरा कर दिया। मूल मॉडल को सुधारने के बजाय निर्माता ने बस छत को हटाने और एक जटिल विद्युत छत जोड़ने का निर्णय लिया, जो निश्चित रूप से हमेशा खराब होती रहती थी। पहले से ही खराब गुणवत्ता वाली युगो की बनावट इस कारण और भी स्पष्ट हो गई। इसके अलावा कार तकनीकी रूप से पुरानी बनी रही, जबकि हार्ड टॉप मॉडल को कम से कम एक पेट्रोल इंजेक्शन प्राप्त हुआ। कैब्रियो को अब भी एक अप्रभावी अप्रभावी और रखरखाव में कठिन वाष्पकारी इंजन के साथ काम करना पड़ा। खरीदारों ने पहले से ही सामान्य युगों के साथ भयावह अनुभवों के कारण ब्रांड पर अविश्वास करना शुरू कर दिया था, इसलिए कैब्रियो का विपणन मुश्किल से हुआ। अंत में युगों के पूर्ण दिवालिया होने से पहले 100 से कम इकाइयां बेची गईं। यह 90 के दशक और शायद सभी समय के सबसे खराब कारों में एक योग्य शीर्ष पर रहा, और यह थी 90 के दशक की सबसे बड़ी ऑटो फ्लॉप्स की अंतिम सूची। इनमें से कौन सा मॉडल तुम्हें सबसे बुरा लगता है, या तुम्हारे विचार में कोई और गाड़ी है जो इस सूची में शामिल होनी चाहिए? इसे टिप्पणियों में लिखो।